पहले देख लेते हैं फटाफट अंदाज में वो खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में पूरे दिन का अपडेट। यूपी के हाथरस भगदड़ मामले में जांच कर रही एसआईटी ने आज अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। 250 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट में डीएम, एसएसपी समेत 130 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में एसआईटी की यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें एसआईटी की टीम ने पूरे हादसे की वजह और सत्संग में बड़ी संख्या में पहुंची भीड़ को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर आयोजन से जुड़े लोगों और सेवादारों से भी पूछताछ की बात की और तमाम जानकारी जुटाई। इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर घटना की जांच 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति से कराने की मांग भी की गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज हाथरस पहुंचे और मृतकों के परिजनों और घायलों से मुलाकात की। पीड़ितों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने इस हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और हादसे में प्रभावित लोगों के लिए तुरंत मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को मुआवजा राशि भी बढ़ानी चाहिए। आपको बताएं कि सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में अब तक 123 लोगों की मौत हुई है। वहीं बड़ी संख्या में घायल अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले में 17 जुलाई को सुनवाई होगी। इस बीच कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि जब उन्हें निचले कोर्ट से जमानत मिल सकती है तो केजरीवाल सीधे हाईकोर्ट क्यों आए। वहीं केजरीवाल के वकील ने पूछा कि मामले में अब तक 4 लोगों को बेल मिल चुकी है, ऐसे में केजरीवाल को जेल में क्यों रखा जा रहा है। आपको बताएं कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को 26 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट से गिरफ्तार किया था। तब ईडी की तरफ से दायर किए गए मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी के चलते वे जेल से नहीं छूट पाए। इसके बाद 29 जून को उन्हें 12 जुलाई तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। जेल की सजा काट रहे अमृतपाल सिंह और कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद ने आज लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। राशिद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, जबकि अमृतपाल सिंह असम की डिब्रूगढ़ की जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सजा काट रहे हैं। उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए 4 दिनों की पैरोल दी गई है। अमृतपाल को शपथ के लिए एयरलिफ्ट कर सैन्य विमान के जरिए दिल्ली लाया गया। अमृतपाल सिंह ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में खदूर साहिब संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की, जबकि इंजीनियर राशिद को बारामूला लोकसभा सीट से जीत मिली। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों सांसदों को लोकसभा के एक कमरे में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। तेलंगाना में पूर्व सीएम केसीआर की अगुवाई वाली बीआरएस को करारा झटका लगा है। बीआरएस के 6 विधान परिषद सदस्य गुरुवार रात 1 बजे कांग्रेस में शामिल हो गए। 2 दिन पहले बीआरएस के दिग्गज नेता के केशव राव ने कांग्रेस पार्टी में घर वापसी की थी। केशव राव ने कल उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ से मिलकर राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी दिया था। वहीं बीआरएस के 6 एमएलसी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस का विधान परिषद में संख्या बल अब 12 हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले भी कई बीआरएस नेताओं ने केसीआर का साथ छोड़कर कांग्रेस और बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने हरियाणा, उत्तराखंड, एमपी और ओडिशा समेत देश भर के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने प्रभारी और सह प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। हाल ही में सांसद बने संबित पात्रा को भी इसमें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें पूर्वोत्तर का समन्वयक बनाया गया है। बीजेपी ने जिन प्रमुख राज्यों के प्रभारी घोषित किए हैं उनमें बिहार में विनोद तावड़े को जिम्मेदारी मिली है। अरुणाचल प्रदेश में विधायक अशोक सिंघल को प्रभारी बनाया गया है। अंडमान निकोबार का प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी विधायक नितिन नवीन बनाए गए हैं। दादर एवं नागर हवेली के प्रभारी दुष्यंत पटेल को बनाया गया है। वहीं गोवा की जिम्मेदारी आशीष सूद को मिली है। बिहार में लगातार हो रहे पुल हादसों के बीच नीतीश सरकार ने अब कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। राज्य के जल संसाधन विभाग ने 11 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है। इन सभी पर लापरवाही बरतने के आरोप हैं। विभाग की ओर से आज इस संबंध में जानकारी दी गई। 6 पुल गिरने के मामले में यह कार्रवाई कुछ ही घंटों के भीतर की गई। आपको बताएं, राज्य में बारिश और बाढ़ की वजह से पिछले 20 दिनों के भीतर 10 से ज्यादा पुल ध्वस्त हो गए। इनमें सीवान और सारण जिले में 6 पुल कुछ ही घंटों के भीतर गिर गए थे। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भ्रष्टाचार मामले में ईडी एक्शन मोड में है। ईडी ने आज दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में कई ठिकानों पर छापे मारे। ईडी ने छापेमारी में 41 लाख रुपए नकद, कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए। इस मामले में एसीबी, जीएनसीटीडी ने एफआईआर दर्ज कराई है। ईडी की जांच में दिल्ली में 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपग्रेडेशन में
1943 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है। इस मामले में एजेंसी टेंडर देने में मिलीभगत और रिश्वतखोरी की जांच भी कर रही है। ईडी ने इस छापेमारी में 41 लाख रुपए की नकदी, विभिन्न दस्तावेज और कई साक्ष्य बरामद किए हैं। टाइटन ने अप्रैल जून तिमाही के बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। इस दौरान सालाना आधार पर कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 9% की रफ्तार से बढ़ी है। पहली तिमाही में कंपनी ने कुल 61 नए स्टोर जोड़े हैं और अब टाइटन की कुल रिटेल स्टोर की संख्या 3096 हो गई है। घरेलू ज्वेलरी सेगमेंट में सेल्स ग्रोथ 9% की रही, जबकि वॉच सेगमेंट में सेल्स ग्रोथ 15% की रही। इमर्जिंग बिजनेस में सेल्स ग्रोथ 4% की रही, जबकि लेन सेगमेंट में सेल्स ग्रोथ 18% दर्ज की गई। इंडसइंड बैंक ने भी आज जून तिमाही के बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। बैंक ने बताया कि इस दौरान बैंक के एडवांसेस में तिमाही दर तिमाही 1% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि सालाना आधार पर इसमें 16% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। बैंक का कहना है कि डिपॉजिट सालाना आधार पर 15% से बढ़कर 3,98,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। बैंक ने जानकारी दी है कि जून तिमाही में बैंक का कासा रेशियो तिमाही आधार पर 37.9% से घटकर 36.7% पर पहुंच गया है। जून तिमाही में भीषण गर्मी के बीच ऑटो बिक्री में मामूली बढ़त देखने को मिली है। ऑटो डीलर्स के संगठन FADA के मुताबिक सालाना आधार पर जून में कुल रिटेल बिक्री 0.73% बढ़कर 19 लाख यूनिट रही। FADA ने बताया कि जून में रिटेल पैसेंजर बिक्री 6.8% घटकर 2,82,000 यूनिट रही। हालांकि टू व्हीलर की रिटेल बिक्री सालाना आधार पर 4.7% बढ़कर 13,80,000 यूनिट पर पहुंच गई। आपको बताएंगे जून महीना ऑटो बिक्री के हिसाब से आमतौर पर सुस्त महीना ही रहता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में रिकॉर्ड लेवल पर डिफेंस प्रोडक्शन हुआ है। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि FY24 में डिफेंस प्रोडक्शन की वैल्यू 1,27,000 करोड़ रुपए रही है, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले करीब 17% ज्यादा है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत को ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। रक्षा मंत्री के बयान पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक बेहद सकारात्मक घटनाक्रम है। पीएम ने लिखा कि वो सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने की दिशा में अहम योगदान दिया। स्टील और सीमेंट कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कोल इंडिया इस साल दाम नहीं बढ़ाएगी, बल्कि सप्लाई में 8% की बढ़ोतरी करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम स्थिर होने के चलते कंपनी ने कीमतें नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। कोयला मंत्रालय की 2024 पे 1,100 मिलियन टन सप्लाई का लक्ष्य है। कोयला मंत्रालय ने इंपोर्ट आधारित कोल थर्मल पावर प्लांट्स की भी सलाह दी है। सूत्रों का यह भी कहना है कि कोयला मंत्रालय लॉन्ग टर्म लिंकेज प्लान की तैयारी में है। लॉन्ग टर्म लिंकेज प्लान से 5 से 10 साल की कोयला सप्लाई पक्की होगी। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार फिर कर्मचारियों की छटनी की है। गीक वायर की रिपोर्ट के मुताबिक इस छटनी से कंपनी के अलग अलग विभागों और अलग अलग देशों में काम करने वाले बहुत से कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। हालांकि कंपनी की तरफ से इस छटनी से प्रभावित कर्मचारियों की संख्या को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। पिछले महीने ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एजोर क्लाउड यूनिट और होलोलेंस मिक्स्ड रियलिटी टीम सहित विभिन्न विभागों में लगभग 1,000 नौकरियों की कटौती की थी। जनवरी में भी कंपनी ने अपने गेमिंग डिवीजन से लगभग 2,000 कर्मचारियों को निकाल दिया था।